हजारों घर, करीब 3,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई 80 से 90 हजार की आबादी और दशकों का इतिहास। ये है एशिया का ऐसा सबसे बड़ा गांव जहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, ITI, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक और ATM जैसी तमाम सुविधाएं तो हैं, मगर कागजों पर आज भी इस गांव का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी अपनी जमीनों पर यहाँ के लोगों का कोई मालिकाना हक नहीं है। बिंदु खत्ते में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे बताओ पुरानी कुछ बातें। पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है? अब जो करा हमने लगे सब खोदा खादी और इसे फावड़े से यहाँ पर पानी के लिए भी इतनी मुसीबतें झेली साहब। दरअसल ये पूरा इलाका आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में बसा है। ऐसे में बिना राजस्व ग्राम बने यहाँ के लोगों को उनकी जमीनों पर उनका मालिकाना हक नहीं मिल सकता। इस कारण यहाँ के लोग बैंक से कोई लोन भी नहीं ले सकते। पंचायती राज न होने के कारण ग्रामीण स्तर पर लागू हो सकने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वोट तो करते हैं, मगर पंचायत चुनाव में वोट करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सांसद निधि और विधायक निधि से ही यहाँ कोई विकास कार्य हो पाते हैं। ये गांव एशिया के सबसे बड़े अनधिकृत या अनरेगुलराइज्ड गांव के तौर पर भी चर्चित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की लाल कुआं विधानसभा में मौजूद बिंदु खत्ता करीब 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त से यहाँ के ग्रामीण इसे राजस्व ग्राम बनाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। सरकारों द्वारा कई बार की घोषणाएं भी की गईं, मगर हर बार यहाँ के लोगों को मायूसी ही नसीब हुई। आप तुम मतलब उन लोगों को सारी सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल चुकी है। क्यों दी भाई सुविधा तुमने? लोग अपने आप हट जाते हैं। जब सुविधा नहीं मिलती तो अपने आप जाते हैं यहाँ से। लाइट नहीं होती, रोड नहीं होते, स्कूल नहीं होते, अस्पताल नहीं होते, कुछ नहीं होता तो लोग अपने आप भागते। जब सारी सुविधा यहाँ पर मिल चुकी है तो अभी इसको राजस्व बनाने में मतलब क्यों आप देरी कर रहे हैं? इतिहास की बात अगर हम करते हैं तो जो हमारे पूर्वजों ने बताया और उसके अलावा जो वन विभाग के जो अभिलेख हमने खंगाले उसमें हमें पता चला कि एक प्रथा होती थी पुराने समय में कि लोग पहाड़ों में जब शीतकाल में, जाड़ों में जब हिमपात ज़्यादा हो जाता था तो जानवरों के लिए जो चारे की कमी हो जाती थी, तराई के जंगलों में आ जाया करते थे, जिसमें बिंदु खत्ता सहित अपने काशीपुर से लेकर इधर खटीमा सितारगंज वाला जो क्षेत्र है, पूरा जो तलहटी तराई क्षेत्र है, इसमें लोग आते थे। बिंदु खत्ता की पार्टिकुलर बात है तो जो हमको पहला जो अभिलेख मिला है वो 1932 का हमको एक अभिलेख मिला है कि उस समय बिंदु खत्ता के जो लोग थे, बिंदु खत्ता में जो पशुपालक थे, उनकी चराई सरकार ने माफ़ कर दी है। अगर हम बात करेंगे कि चराई माफ़ कर दी है तो इसका मतलब 1932 से भी पहले से रह रहे थे यहाँ पर लोग। उसके बाद जो हमारा सेकंड हमको अभिलेख मिलता है वो 1952 में बिंदु खत्ता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिंदुखेड़ा के नाम से खुला है। तो ये भी एक प्रमाणित करता है कि अगर 52 में अगर कहीं पर विद्यालय खुल रहा है तो वहाँ पर एक आबादी जो है बस गई होगी। तो हालांकि उस दौरान पर भी 52 के दौर में भी या 50-60 का जो दौर था उस दौरान भी जो यायारवी प्रथा है यहाँ पर लगभग चलती थी। लोग पहाड़ों से आते थे, कुछ समय यहाँ पर 6 महीना यहाँ रहते थे, यहाँ काम करते थे। 5/8/1950 मेरी जन्म तिथि है और मैं यहीं पैदा हुआ। बचपन से 6 महीने यहाँ, 6 महीने पहाड़ रहते थे हम लोग। और क्या कहते हैं, मैंने प्राइमरी स्कूल यहाँ पढ़ा पुराने खत्ते में, 1952 में खुला हो। सन 59 में मेरी शादी हुई थी। सन 59 में, सन 59 से मैं बराबर यही रह रही हूँ। अभी कुछ समय तो पहाड़ आते जाते रहते थे, कुछ समय से फिर हम यहीं बचे ठहरे। 1950 में
यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे बिंदु खत्ता पंथनगर। तो उस वक्त मैं छोटा सा था, मैं भी देखने के लिए गया था वहाँ। तो तब से हम लोग मतलब पहाड़ से आते जाते रहते थे। 1970 से मैं कंटिन्यू यहीं पर हूँ। 1970 के बाद यहाँ वन विभाग वालों ने कुछ नहीं करने दिया, तमाम दिक्कतें आने लगी। यहाँ शुरुआत में बसे लोगों को, जो अब 70 साल से भी ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, तब वन विभाग द्वारा समय समय पर अलग अलग तरह से परेशान किया जाता रहा। पहले सब झोपड़ियाँ थी यहाँ, फिर धीरे 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 एक कोई मानसिंह नाम के आदमी थे, उन्हें पक्का मकान लगाया। उनको फॉरेस्ट वाले पकड़ गए, वो पक्का मकान कैसे लगा रहे हो। उन पर मुकदमा हुआ, पता नहीं अभी तो है या नहीं है। कब की बात हो? ये होगा 80-85 बीच का हो, 1900। मकान लगा दिया, का पक्का उन्होंने लिख के दिया, जब ये सरकार हटाएगी इसमें वन विभाग का ऑफिस खोलेगा, वन विभाग का ऑफिस खोलेगा इसमें। तो इसलिए मतलब मुकदमा भी किया उन पर। कि जैसे हमने थोड़ी सी भी आबादी की तो वो मतलब हमारे हल बैलों को उठा करके ले जाते थे, काजी हाउस पहुंचा देते थे बैलों को। उसके बाद में हमने फड़ुआ और कुदाल से खोदना शुरू किया, तो वो फड़ुआ कुदाल भी ले जाएं। जंगलात वाले आते थे तो हमारी झोपड़ी को तोड़ के ले जाते थे वो। एक बार ऐसा हुआ, एक थोड़ी सीधी थी ये, हम वहाँ सुबह गए थे, गाय बच्चे अपने खुली जंगल को, आगे जंगलात वाले अपने ट्रैक्टर लेकर के आगे वहाँ पर जितने भैंसों ने भी बनाए थे अपने छप्पर, उनको भी तोड़ा उन्होंने। अब मैं जो हमारे गाय बच्चों को बांधने के लिए जो दौड़े होते थे, मैं उसमें बैठ गई। मैंने कहा हम तुम्हारी ज़मीन को आबाद थोड़ी करें, अब कोई यहाँ फसल थोड़ी कमा रहे हैं, गाय बच्चे चरा रहे हैं, गाय बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं तोड़ने दूँगी। मैं बैठ गई अंदर वहाँ। मैंने कहा तुम तोड़ो इसको। पहले कह रहे थे जैसे तुम निकलो, बाहर निकलो, तुम बाहर को निकलो, हम इसको तोड़ते हैं। मैंने कहा मैं नहीं निकलती हूँ, तुम जो कुछ करना है कर लो। उन्होंने फिर मेरे हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। फिर उन्होंने कहा तुम निकलो बाहर। उस समय वन विभाग ने लगातार कोशिशें की और लोगों को हटाने की, दौड़ाने की। जो लोग बसते थे तो उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी जाती थी, है ना, उनकी फसलें जला दी जाती थी, हाथियों से रौंद दिया जाता था, है ना। इस तरह के काम भी उस दौर में हुए। तमाम लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मीसा जो कानून था, उसके तहत तमाम लोग बरेली सेंट्रल जेल भी गए। और ये बड़े आंदोलन के बाद एक प्रकार से फिर सरकारों को स्वीकार करना पड़ा कि बिंदु खत्ता का जो अस्तित्व है इसको नकारा नहीं जा सकता है। 1950 से 1960 के दशक के दरमियान तत्कालीन सरकारों ने देश में अलग अलग इलाकों में वन क्षेत्रों को आरक्षित घोषित किया और इस वजह से जंगलों पर निर्भर रह रहे लोगों के लिए अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित हो गया। अपनी आजीविका चलाने के लिए अब ये लोग तराई भाबर के जंगलों की ओर आने लगे और इन्हीं जंगलों में कई लोग पहले से भी निवासरत थे और धीरे धीरे इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हो गया। यहाँ न सिर्फ कुमाऊं बल्कि गढ़वाल और अन्य क्षेत्रों के लोग भी सालों से रहते आ रहे हैं। लगभग 95% लोग जो है सारे हमारे पर्वतीय मूल के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, अल्मोड़ा के हैं, चंपावत के हैं, बागेश्वर के हैं, हमारे गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी ज़िले के भी काफ़ी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। यूपी के देवरिया और अन्य कई इलाकों से जो है पूर्वांचल के लोग जो हैं यहाँ पर आए, उन लोगों को भी हम लोगों ने बसाया। यहाँ 1200 परिवार पूर्वांचल का भी अभी यहाँ पर है। और शुरू में यहाँ पर राय सिख वगैरह भी आए थे, तो बाद में जब 84 का इंदिरा गांधी हत्या वो हुआ तो उसमें वो लोग चले गए यहाँ से। बाकी यहाँ जो है कि कुछ ये बंगला भाषी वो लोग भी यहाँ पर हैं, तो वो कम मात्रा में हैं, थोड़ा सा झोपड़पट्टियों में ही वो लोग हैं। बिंदु खत्ता के किनारे रेलवे पटरी से इधर को जहाँ से हमारा बिंदु खत्ता लगता है उसमें वो लोग बसे। जनवरी 1980 में यहाँ पहला मकान बना।
बाद में फिर सरकार ने यहाँ सालों से रहते आ रहे लोगों को जमीनें दी, मगर इन जमीनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाया। पहला पक्का मकान खीमराम आए, ये जनवरी 1980 माना जाए, दिसंबर 79 भी हो सकता है। और उस समय खीमराम पार्टी आई है, ये तिवारी जी के आदेश से आए। फिर एक मनी राम आए, जहाँ इनका घर है उधर। गवर्नमेंट ने यहाँ जमीन दी, पट्टा दिया 129। उन्होंने कहा अब तो रहने देंगे, यहीं रहेंगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने मकान बनाया, पक्के मकान बने। फिर धीरे उन्होंने कहा पहाड़ जाना बेकार है, अब यहीं रहो। तो ये भावर पहाड़ का फिर बंद हुआ जब से ये जमीन यहाँ दी ना गवर्नमेंट ने। जिनके पास भैंस थी उनको तो उन्होंने 1 एकड़ जमीन रखी, कहा तुम हमारे पास भैंस है, हम बड़े हम ज़्यादा खाएंगे। और जो कुछ लोग खाली चटाई बनाए थे, जिनका भैंस नहीं थी, उनको ज़मीन कम दी। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। ये लोग तो चटाई बनाते हैं, इनको क्या चाहिए, तो गम तपुआ हैं, इनको खाली इतनी जगह चाहिए चटाई बनाने के लिए, हो गया, इनको कम ज़मीन दो। जो ये ज़मीन बांटने वाले थे पुराने खत्ते में, उन्हें अपने रिश्तेदारों को बुलाया, और ये मेरे भाई के लड़के का ये, और कोई पेट में बच्चा होने वाला था उसका भी नाम लिखा इन्होंने। हाँ, उसका भी नाम लिखता, तो ऐसे झगड़ा शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने 129 एकड़ का पट्टा दिया। वो उसमें लालवा ग्राम सभा थी हमारी, लालवा ग्राम सभा में आते थे हम लोग, हमारा राशन कार्ड और सब लालवा में आता था, लालवा ग्राम प्रधान होता था। और उसके बाद ज़मीन कम ज़्यादा हुई, ये यहाँ चारागाह था, या किशन सिंह ये बहादुर जग्गी और ये एरिया चारागाह था। गवर्नमेंट ने जुताई की, चारा ही बोया, और ये चारा कहाँ बोया, फिर लोगों ने बोला हमें ज़मीन दो, हम यहीं दो, तो वो भी इस ढंग से आबाद होता गया। बिंदुखत्ता की करीब 75% आबादी सैनिक परिवारों की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ इतने सारे लोग सैनिक परिवारों से आते हैं। सैनिकों का हर जगह सम्मान होता है, मगर यहाँ हमें अतिक्रमणकारी कह दिया जाता है। इलाके में सारे मिलिट्री वाले हैं। मिलिट्री वालों को तो जमीन में बहुत ही सुविधा थी, मकान बना हुआ मिला सब। लेकिन अब जो होगी, यहाँ से जाओ, मिलिट्री वाला जाएगा कहीं? पहले तो वही लेबर भी कहीं नहीं जाएगी, बेचारे असहाय हैं। मिलिट्री वाले को तो खुद ही अलाउ है, तुम कहीं भी तुम्हें ढंग की मिले, तुम्हें ये मिलिट्री वाले, ये सारे यहाँ जो है 90% मिलिट्री वाले मिलेंगे। 65, 62, 71 की लड़ाई और कारगिल की लड़ाई में हमारे कई युवा लोग शहीद हुए, जिनमें अशोक चक्र विजेता अपना मोहननाथ गोस्वामी जी भी हैं और कई अन्य लोग हैं। और हम ये कहते हैं कि हम पहाड़ से, हम चंद राजाओं से पहले के मूल निवासी हैं। यहाँ के विडम्बना है कि हम पहाड़ के रहने वाले, हमें हजारों साल यहाँ हो गए, आज हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है और बड़ा कष्ट होता है। आज बिंदुखत्ता में सड़क, बिजली और पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं तो हैं, मगर इन्हें पाना भी आसान नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया। धीरे धीरे जब कुछ सुविधाएं मिलने लगी तो लड़ाई बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की हो गई। जंगल आबाद किया, खेती बाड़ी करने लगे, तो उसके बाद हम लोग जमीन के मालिकाना हक के लिए नहीं लड़े। हम लोग यहाँ लड़े जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राशन कार्ड, ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए हम लोग लड़ते रहे। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ राशन कार्ड के लिए, तो चक्का जाम भी हुआ यहाँ लालकुआ में, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और पूरा दिन भर संघर्ष रहा, तो उसमें हमें कामयाबी मिली। तो जिला प्रशासन ने हमारी मांग स्वीकार की और तुरंत बिंदुखत्ता में राशन कार्ड मिले। तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक दफ़े वो यहाँ आए तो उनने कहा हम इसको वन गांव बनाते हैं, तो हमने उस वन गांव का भी विरोध किया। हमने कहा जब हम वन गांव, वन में ही हमको रहना है, तो हम लोग जो है कि
पहाड़ से यहाँ पर आ गए हैं और वन काट करके हमने खेती बाड़ी के लिए बना दिया। हमको जब भी आप दोगे राजस्व गांव ही देना। कांग्रेस की जब से सरकार बनी तो हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ हरिचंद दुर्गापाल जी विधायक थे। तो इन लोगों ने नगर पालिका की बात कही यहाँ, तो हमने फिर इसका भी विरोध किया। नगर पालिका का पूरा गांव में मीटिंग की, बहुत बड़ी रैली निकली। तो नगर पालिका का भी हमने विरोध किया कि पहले इसको राजस्व गांव बनाया जाए। साल 2015 में जब बिंदु खत्ता को नगर पालिका बनाए जाने की बात छिड़ी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, मगर वहीं तब कुछ लोग इसके पक्ष में भी थे। नगर पालिका जब बनी है उसके 1-2 दिन की घटनाएं, 1-2 दिन के पेपरों को, समाचार पत्रों को अगर आप खंगालेंगे तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे माले हो, सभी दलों ने उसका स्वागत किया था। लेकिन अगले 1 हफ्ते में ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक पॉलिटिकली वो रहा कि फिर से किसी एक पार्टी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो दूसरी जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और तरह तरह के लोगों को जो है अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आप जो है ये नगर पालिका बनेगा तो आपको हैंडपम्प में जो पानी निकाल रहे हैं उसका भी टैक्स पड़ेगा, कुत्ता पालोगे उसका टैक्स लगेगा, भैंस गाय का टैक्स पड़ेगा, आपने कहीं गोबर का ढेर एक साथ बना दिया है उसका टैक्स लगेगा, खेतों का सब टैक्स लगेगा। इस तरीके से लोगों को वो कर दिया, तो उससे जनता जो है भ्रमित हुई और लोगों ने जो है नगर पालिका का विरोध किया। हालांकि हमारा मानना यह है कि नगर पालिका अगर उस समय हो गई थी तो नगर पालिका होने देना था। उसके बाद जो जमीनों का अधिकार है वो किस प्रकार से मिल सकता है उस पर काम करना चाहिए था। भाई बिंदु खत्ता को एक बार ये भी झुंझुना पकड़ाया गया कि भाई नगर पालिका बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जो बापूग्राम ऋषिकेश है, आप देखिए वहां तो नगर निगम है, पर हम देख रहे हैं कि नगर पालिका बनने से या नगर निगम बनने से सवाल हल नहीं हो रहा है। नगर पालिका नगर निगम बनने से क्या होगा? नगर पालिका नगर निगम बनने से ये होगा कि ये जमीन है, ये जमीन की जिस मालिकाने की हम बात कर रहे हैं वो जमीन का मालिकाना तो चला जाएगा नगर निगम के पास। आपके नाम पे अगर जमीन का मालिकाना है तो उसके बाद नगर पालिका बने, महानगर पालिका बने, कोई नगर निगम बने तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों ने यही सवाल किया कि भाई पहले हमारी जमीन का मालिकाना दीजिए, तो उसके लिए राजस्व गांव बनना जरूरी है। यानी कि एक जमीन का पैमाइश हो, पैमाइश होने के बाद इस बात को राज्य सरकार स्वीकार करे, केंद्र सरकार स्वीकार करे कि ये जो भूमि है, ये भूमि अब दोबारा से कोई वन भूमि होने वाली नहीं है, बल्कि इसमें इतने लंबे समय से लोग बसे हुए हैं, उनको उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। तक हमको भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं मिल जाता है तो ये आशंका और ये डर बना रहेगा कि कभी भी हमको उठाया जा सकता है। सरकार भले ही नहीं उठाएगी, लेकिन कोर्ट अगर जिस दिन कहेगा तो सरकार को भी मानना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम ऋषिकेश में देख रहे हैं, सरकार की मंशा भले ही बसाने की हो, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया तो सरकार के ही कर्मचारी आके वहाँ पर बोर्ड लगा के जा रहे हैं, अपने आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट का बोर्ड लगा के जा रहे हैं। तो वो स्थिति बिंदु खत्ता में भी आ सकती है। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि कोई भी हम कितना भी डेवलप कर लें, जब तक हमारे पास भूमि के अभिलेख नहीं है तब तक एक डर तो हमारा बना हुआ है। दूसरा, हमारा जो हमारे लोग छोटे मोटे जो बेरोजगार लोग हैं, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, छोटे मोटे उद्योगों को लगाना चाहते हैं, उसके लिए अगर कुछ लोनिंग की फैसिलिटी या वगैरह है तो वो हमारी ज़मीनों पर बैंक हमको ऋण नहीं देता है। इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं जिनको गांव के युवा जो है लगाना चाहते हैं, अपना प्रोफेशनली कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा बिजली की मैंने बात करी, बिजली है तो सही, लेकिन बिजली के जितने भी कनेक्शन हैं यहाँ पर अस्थायी मीटर हैं, क्योंकि वो जैसे ही जब तक राजस्व भूमि नहीं होगी तब तक वो अस्थायी कनेक्शन मिलेंगे। हमें अभी तक स्थायी कुछ भी नहीं है, भले हमें लग रहा है सब कुछ, लेकिन कागजों में वो इस तरीके से उसको वो किया गया है कि वो सब कुछ हमारा अस्थायी है गवर्नमेंट के अभिलेखों में। पंचायत का जो पोर्टल है वहाँ पर हमारे गाँव का एक जो राजस्व का एक कोड होता है वो कोड जनरेट नहीं है, तो उसके कारण से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारी जो समूह की कार्य लोगों ने समूह बना रखी है, महिलाओं ने, महिला समूह है, उसको वो अपना ही पैसा जमा करते हैं और अपने ही पैसे से अपना वो काम करते हैं। सरकार की ओर से उसमें कोई अनुदान या वगैरह इस टाइप की चीज़ें हमको नहीं मिल जाती। जब इस पर हमने कार्रवाई की, हमने आवेदन वगैरह किए तो पता चला कि हमारे पास पंचायत का कोड जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव जब होते हैं तो फिर अभी केवल यहाँ पर सांसद और विधायक का ही निधि से काम होता है। तो पंचायत अगर चुनाव हो जाए तो प्रधान का बजट आएगा, बीडीसी का आएगा, जिला पंचायत का बजट आएगा, तो डेवलपमेंट और तेजी से होगा।
18 फरवरी 2026 को बिंदुखत्ता में ही तमाम दलों के लोग एकजुट हुए और वृहद स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया। इसके लिए यहाँ के स्कूल्स भी बंद किए जाने का ऐलान किया गया था। 18 फरवरी को एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई, है ना, उसमें पूरी जनता उमड़ के आई। तो उसके खिलाफ यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक ने प्रचार शुरू कर दिया कि भाई उस रैली में मत जाओ, हम तो 25 तारीख को करने वाले हैं, कैबिनेट में ले आएंगे, रैली में मत जाइए। बाकायदा वीडियो जारी किए उन्होंने। यहाँ लोगों ने रिक्वेस्ट करके तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे निवेदन किया था कि भाई आप उस दिन बंद रखिए, क्योंकि रैली जाएगी तो हमारा भी एक सहयोग होगा और भीड़ भाड़ होगी तो बच्चों के लिए परेशानी भी हो सकती है। तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो उसमें बुरा वो करके शिक्षा अधिकारी से स्कूल खुलवाए गए, है ना, गौला को खुलवाया गया। बुधवार का दिन लोगों ने तय किया था क्योंकि उस दिन गौला का गेट बंद होता है। तो ये जो षड्यंत्र है ना, ये करने की कोशिश की। और उसके बाद 25 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें बिंदुखत्ता या कोई इसका जिक्र भी नहीं था। आप कह रहे हैं कि डिस्फॉरेस्ट करने से होगा, तो डिस्फॉरेस्ट करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए। वो भी आपकी सरकार है, वहां भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है। तो बाधा क्या है ना। लेकिन बाधा यह है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो सरकार है वो लोगों को बसाना नहीं चाहती है। बीच में जब अतिक्रमण हटाओ की सूची में, जिले की सूची में बिंदुखत्ता का नाम भी आया, उसमें तमाम और सूची थी। उसके बाद बड़ा जुलूस निकला, जबरदस्त तरीके से हुआ। तो एसडीएम ने आकर के कहा नहीं ये तो सूची फर्जी है ना, जिसने सूची जारी की हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। बिंदुखत्ता में जितने भी काम आज तक हुए हैं, वो चाहे स्कूल का है, अस्पताल का है, सड़क का है या राशन कार्ड मिलने का है, वो लंबी लड़ाई के बाद, राशन कार्ड वाली लड़ाई में तो लोगों ने लाल कुआं में पूरे दिन भर जाम कर दिया राष्ट्रीय राजमार्ग। आप सोचिए, सुबह से लेकर के शाम तक लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो इसके बाद लोगों को राशन कार्ड मिला। आजादी के बाद भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी। 1951 से 1980 के बीच लगभग 43 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए किया गया। इस अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई। इस तरह 1980 में वन संरक्षण कानून बना, जिसके बाद देश भर में राजस्व ग्राम बनने बंद हो गए। ऐसे में इन जंगलों में सालों से रहते आ रहे लोगों का सरकारों द्वारा दमन भी किया जाने लगा। अब वन भूमि या वन क्षेत्रों में सालों से रहते आ रहे लोगों को उनका हक मिले, इसके लिए 2006 में भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम लागू किया। जब ये यहाँ के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्टी जी बने तो इन्होंने वनाधिकार 2006 के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। उसमें कुछ लोग इन्होंने अपनी पार्टी के डाले और कुछ लोग यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को डाला। 15 लोगों की एक कमेटी बनाई और पूरे बिंदुखत्ता में जो है एक जनगणना कराई। रजिस्टर बने हर गांव के। यहाँ करीब 32-33 गांव हैं हाँ बिंदुखत्ता में। तो उन गांवों का जो है एक रजिस्टर बना, उसमें मुखिया का नाम लिखा गया, दस्तखत कराए गए और कितने सदस्य हैं ये उसमें लिखा गया। उसके बाद जो है खंड समिति बनी, तो उसमें डेफू साहब होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं और 2-3 और लोग होते हैं। तो खंड समिति से मैं वो उसको रखा गया। तो सरकार होने के नाते विधायक जी ने खंड समिति से इसको पास करा के जिला स्तरीय कमेटी में रख दिया। बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति के सदस्यों का कहना है कि इस मसले का हल FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट से ही हो सकता है, मगर वहीं भाकपा माले इसके पीछे की अहम वजह स्थानीय नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी को बताती है। 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया है, उसकी परिभाषा में ही ये लिखा गया है कि वन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा वनों को आरक्षित करते समय ऐतिहासिक अन्याय किया गया है। ऐतिहासिक अन्याय यही था कि आपने वन भूमि को, वनों में जो पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, उस भूमि को वन विभाग को दे दिया, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर रह रहे थे आपने उनकी व्यवस्था नहीं की। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसको लिखा है ऐतिहासिक अन्याय हुआ, और ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए ही वन अधिकार अधिनियम लाया गया है। 2 प्रकार के दावे होते हैं, 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक ST के लोग होते हैं, जनजाति के लोग,
और दूसरे जो शेष जो अन्य जातियां हैं उनको OTFD कहा गया, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा गया है, अन्य परंपरागत वन निवासी। तो अन्य परंपरागत वन निवासियों में हमारे सारे लोग आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बिंदु खत्ता में सारे पर्वतीय समाज के लोग हैं, और पर्वतीय मूल के जो लोग हैं आप जानते हैं कि वहाँ पर वो राजस्व भूमि में रह भी रहे हैं तो वो डिपेंडेंट जंगल पर ही होते हैं। अधिकार कानून 2006 जो है, जिन्होंने भी थोड़ा भी उसका अध्ययन किया है वो जानते हैं कि उसमें 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड देना पड़ता है, और उसमें व्याख्या के साथ साथ ये भी है कि 3 पीढ़ी का अर्थ है 1 पीढ़ी 25 साल है, और वो भी दिसंबर 2005 में जब वो संसद में पेश हुआ था उससे पहले का, यानी उस 2005 से पहले लोग जो बसे हुए हैं वही उसके लिए दावा कर सकते हैं। तो विधायक जी ने साहब इस उसमें यहाँ लोगों को फंसाया, और फंसाने के बाद करीबन 3-3.5 साल तक ये चला है ना। लोगों ने दावे भी पेश किए, दावे खंड स्तरीय समिति से लेकर जिला स्तरीय समिति से लेकर के राज्य तक पहुंचे भी, और फिर वो वापस भी आ गए आपत्तियां लग करके। और आपत्तियां वही थी कि लोगों के जो दावे हैं उसमें अलग अलग दावे नहीं हैं और उनके प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। तो अब यहाँ सरकार भी और विधायक कह रहे हैं कि नहीं इससे तो नहीं होगा। इससे पहले जो हमारे DM थी उन्होंने जो जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में इस चीज़ को माना, और ये सारे तथ्य भी उन्होंने रखे। लेकिन अब पता नहीं आगे अब सरकार की मंशा क्या है कि वो जो है जो पुराने DM ने जो चीज़ स्वीकृत कर दी उसको दोबारा से जो है पुनः परीक्षण की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को पुनः परीक्षण की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें पता नहीं। विधायक जी ने ये कार्रवाई शुरू की तो इन्होंने जिला स्तरीय समिति से, अब उसमें क्या लिखा वो तो उस फाइल में है। तो जिलाधिकारी से हम एक दूसरे मामले में एक दफ़े मिलने गए तो जिलाधिकारी ने कहा कि पुराना बिंदु खत्ता 129 परिवार इस श्रेणी में आता है, नया बिंदु खत्ता इस श्रेणी में नहीं आता है। तो निश्चित ही उन्होंने ये नोट लगा करके ऊपर भेजा होगा, जो फाइल देहरादून भेजी। तो देहरादून 17-18 महीना ये पड़ी रही, तो राज्य स्तरीय कमेटी में, तो उसमें मुख्यमंत्री और वन सचिव और ये तमाम लोगों की एक कमेटी उसमें रही। तो बाद में उन लोगों ने परीक्षण करके उन्होंने फाइल वापस जिले से खंड में भेज दिया। ये कह दिया कि इसमें FRA के तहत जो है बिंदु खत्ता उन नियमों शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। तो उसी बीच जो है कि मुख्यमंत्री ने एक घोषणा भी की थी यहाँ कि बिंदु खत्ता को हम राजस्व गांव बनाएंगे। जब फाइल वापस आई तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने वो घोषणा भी विलोपित कर दी, वापस ले लिया। मजे की बात यह है कि इसी के जैसा एक इलाका और है बागजाला, है ना, हल्द्वानी के सामने गोलापार स्टेडियम के पास में गाँव है। जब हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ 17 अगस्त के दिन पिछले साल 2025 में विधायक जी आए थे। 18 से वहाँ आंदोलन होना था, तो 17 को उन्होंने एक मीटिंग की कि भाई आंदोलन मत करिए, 3 महीने का मुझे समय दीजिए, मैं 3 महीने में सब कर दूंगा। और बिंदु खत्ता तो हमने राजस्व गाँव बना दिया है, बिंदु खत्ता का तो बस केवल घोषणा होना बाकी है। बागजाला वालों ने थोड़ा देर कर दी है, और आपका भी हम वनाधिकार के तहत करेंगे। तो हमने सवाल पूछा, हम लोग भी गए थे वहाँ ज्ञापन लेकर के, किसान महासभा की तरफ से किसान महासभा के अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी जी और मैं वहाँ गए थे। तो हम लोगों ने कहा देखिए आप वनाधिकार कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन वनाधिकार कानून तो 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड चाहिए, है ना, वो लगभग 75 साल का चाहिए। और अगर 2005 से अगर हम गणना करें तो 1930 तक का जाता है ना। और तमाम आदिवासी इलाके हैं, हमारे झारखंड में विधायक रहे हैं कॉमरेड विनोद सिंह, मैंने उनसे लगातार पूछा भी कि भाई यहाँ तो ये बात हो रही कि हो जाएगा, आप ये बताइए। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं सरकार भी जानती है, पूरा प्रशासन जानता है, अधिकारी जानते हैं कि ये परंपरागत रूप से सैकड़ों साल से जंगल में रह रहे हैं, पर उनके दावे अस्वीकृत हो जा रहे हैं क्योंकि दावे के पक्ष में प्रमाण नहीं है ना। तो यहाँ तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो हम उन्होंने कोई बात नहीं, हम तो सरकार हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहा उन्होंने। लालकुआं विधायक ने कहा हम तो सरकार हैं, 75 साल के हम 35 साल में भी कर देंगे। हमने तो उनसे कहा साहब ये तो संसद में पारित कानून है ना, इसमें ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई भी अगर संशोधन होगा तो भारत की संसद कर सकती है। पर उन्होंने नहीं हम करेंगे और ये सब करेंगे। तो हम कह रहे हैं उस समय तक तो ये बात हो रही थी, अगस्त के महीने तक। फिर सितंबर में बिंदु खत्ता राजस्व गाँव का जो घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी, उसको विलोपित कर दिया गया, है ना। उसके बाद से अब विधायक जी कह रहे हैं नहीं साहब ये इससे नहीं होगा, बल्कि डिसफॉरेस्ट करने से होगा, निर्वनीकरण करने से होगा। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई सरकार को अगर मंशा है तो वो जिस भी रास्ते से करती है वो करे। ग्रामीणों की मांग एक ही है कि बिंदु खत्ता को जल्द से जल्द राजस्व ग्राम बनाया जाए।
मगर यहाँ भी कुछ लोग आपस में बटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सभी दल इस ओर एकजुटता के साथ प्रयास करें तो ये मामला जल्द सुलझ सकता है। वन अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में लाया गया और उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी सरकार में जो है इनका पार्टिसिपेट था। इनके जो उस समय के लोग रहे, उस समय के नेता रहे, उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है कि ये इन्होंने वन अधिकार अधिनियम लेके आए। अब 2022 में जब बीजेपी के जो विधायक बने हैं तो उस समय क्या हुआ कि जो हम लोग, जो हमारी अभी 4-5 लोग जो मेनली इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बसंत पांडे जी हैं, उमेश भट्ट जी हैं, अर्जुन नाथ गोस्वामी जी हैं और मैं स्वयं हूँ, तो 4-6 लोग हम लोग पहले से इस पर संभावनाओं पर तलाश कर रहे थे। तो उस दौरान हम जो है विधायक जी से मिले और विधायक जी ने भी हमें बुलाया, तो ये प्रक्रिया उस समय शुरू हुई। तो उससे क्या होता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं और जो हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं, जो माले के लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये पहल बीजेपी ने शुरू कर दी है, तो ये जो है एजेंडा बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। वो उस बात को भूल गए कि ये जिस पर काम कर रहे हैं ये हमारे ही पार्टी के लोगों ने वो किया है। तो इसलिए वो अब वन अधिकार अधिनियम से जो ये प्रक्रिया हो रही है उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली। जो अभी इनका जो देहरादून में जो आप बता रहे हैं वहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी इन्होंने वन अधिकार अधिनियम का नाम नहीं लिया और ये एक प्रोसेस जो पहले से चलती थी उस प्रोसेस के तहत राजस्व ग्राम बनाने की मांग कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उस जो पुरानी जो प्रोसेस है, पुरानी प्रक्रिया है, उसमें जो भी राजस्व भूमि वन भूमि होती है उसको राजस्व भूमि में बदलने के लिए जितनी भूमि आपके पास आप को राजस्व करनी है, वन भूमि से राजस्व करनी है, उतनी ही भूमि आपको दूसरी जगह देनी पड़ती है और उस भूमि में वृक्षारोपण का खर्च आपको देना पड़ता है। और वो लगभग अगर देखा जाए तो अरबों में होगा। अगर आपके पास ज़मीन देने के लिए नहीं है तो आपको फिर उसके ज़मीन का भी पैसा दुगना देना पड़ता है। हमारे सब लोग साथ हैं और सबका यही मानना है कि राजस्व गांव होना चाहिए। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है राजस्व गांव होना चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है, माले भी कह रही है, और हमने इसका जीता जागता एक उदाहरण अभी जो हमारी रैली हुई थी उसके माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। एक झंडे में सारा पूरा बिंदुखत्ता नेशनल फ्लैग के नीचे था और सब लोगों ने इस पर बात रखी। जो बिंदुखत्ता के रहने वाले हैं वो सिर्फ राजस्व गांव की बात कर रहे हैं और जो लोग दूसरे गांव के रहने वाले हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है आपसे बात करने में। यहाँ के लोग ऐसा नहीं। 65 में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था, तो वन कानून के हिसाब से बड़ा लैंड पार्सल है और जो फॉरेस्टेशन हुआ था तो उस वजह से उसमें जो वन कानून है वो प्रभावी ऑन पेपर्स तो हैं ही। तो इसमें जिस दिशा में सरकार सोच रही है तो फिलहाल जो है उसका वे आउट निकालने के लिए बैठकें हुई हैं शासन स्तर पर। तो आगे से मतलब पॉसिबिलिटीज है कि ये हो जाएगा? अभी कमिटमेंट तो हायर लेवल पे ही कोई दे पाएगा। बिंदुखत्ता के लोगों की मांगे जायज हैं। यहाँ के लोग अपनी पीड़ा जाहिर कर बताते हैं कि अगर सरकार को इसे राजस्व ग्राम घोषित नहीं करना था तो यहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों को मान्यता, पोस्ट ऑफिस, बाजार और अन्य बाकी सब सुविधाएं क्यों दी गईं? उनका मानना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जानबूझकर राजनीतिक एजेंडे के तहत मामले को लंबा खींच रहे हैं। साफ तौर पर यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, वरना ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ के लोगों को इस तरह से क्यों बेबस होना पड़ता।